इनकम टैक्स भरना हर किसी टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। और आप जब इनकम टैक्स सही तरीके से नहीं भरते हो या उसमें आप मिस्टेक करते हो तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स लगाया जाए। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन सा मिस्टेक मोस्टली केस में होता है जो आपको नहीं करना है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और हम उसका सवालों का जवाब देंगे। तो तो इनकम टैक्स फाइल करने से पहले हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 अप्लीकेबल होता है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आईटीआर 5 जाता है, और आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो आपके लिए आईटीआर 6 भरना होता है। लेकिन इंडिविजुअल मेल हो या फीमेल, उसके लिए आईटीआर 1 से लेके 4। तो ये आईटीआर फॉर्म कब कब चूज करना होता है या किस कंडीशन में, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। आपकी सैलरी इनकम है और उसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। हाँ, बैंक में पैसे हैं तो इंटरेस्ट आता है, तो आपकी सैलरी इनकम हो गई, बैंक इंटरेस्ट इनकम हो गया। और वो जो सैलरी इनकम है 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। वहीं पर जब आपकी सैलरी इनकम है और वो 50 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है तो आपको आईटीआर 2 चूज करना पड़ेगा। ये तो एक कंडीशन है। आईटीआर 2 कुछ और कंडीशन में आपको चूज करना होता है, फाइल करना होता है। जैसे आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से कम है, लेकिन आपके पास कैपिटल गेन है, लाइक आपने म्यूचुअल फंड शेयर्स में पैसे लगाए, कुछ पैसे कमाए। आपके पास एक घर था, घर आपने बेचा। या आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हो या शेयर होल्डर हो, ऐसा कोई भी कंडीशन होता है तो आपको आईटीआर 1 नहीं फाइल करना है, आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। वहीं पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब के साथ साथ कुछ कंसल्टेंसी दे रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन सेल परचेज करते हो, तो उस केस में आपको आईटीआर 1 और 2 नहीं भरना है। आपको भरना है आईटीआर 3 या आईटीआर 4। ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आईटीआर 3 कब होता है, आईटीआर 4। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम सेलेक्ट करते हो, जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स ने एक प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है कि 6% या 8% अपने बिजनेस के टर्नओवर का रिसिप्ट दिखाना है, नेट इनकम दिखाना है, तो आप आईटीआर 4 जा सकते हो। लेकिन कोई उससे कम दिखाते हो या टैक्स ऑडिट कराना होता है, या प्रिजेंटिव इनकम के साथ साथ आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, आपके पास कैपिटल गेन है, तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा। और मैंने आईटीआर 5 के बारे में बता ही दिया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 5 और प्राइवेट लिमिटेड के लिए आईटीआर 6। अब हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन सा मिस्टेक है जहां पर लोग मोस्टली केस में करते हैं। तो पहला चीज होता है गिफ्ट इनकम। आपको पता है कि आप पूरे साल में कुछ ना कुछ किसी ना किसी से गिफ्ट आता है। जैसे मेरा बर्थडे हो, मेरा मैरिज एनिवर्सरी हो, मेरी शादी हो, या कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हमें गिफ्ट मिलता है। सम टाइम जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, लाइक गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, तो हम किसी से कुछ लोन लेते हैं। और कुछ ज्यादा क्लोज होते हैं, जैसे पेरेंट है, सिबलिंग है, कुछ फ्रेंड होते हैं, तो वो हमें गिफ्ट भी कभी कभी कर देते हैं। तो क्या उस गिफ्ट इनकम को हमें आईटीआर में डिस्क्लोज करना चाहिए? अगर करते हैं तो क्या हमें उस पर टैक्स लगता है? और अगर नहीं करते हैं तो क्या संभावनाएं फायदा होता है? तो गिफ्ट इनकम पर एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा। ऐसे आप मेरे इस चैनल पर आएंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ऑलरेडी गिफ्ट पर मैंने 1-2 वीडियोस बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। गिफ्ट अगर रिलेटिव से आता है, लाइक मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे सिबलिंग, मेरे स्पाउस, स्पाउस के फादर, मदर, पेरेंट्स से कहीं से आता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें आईटीआर में डिस्क्लोज करना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा जरूर करना चाहिए। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। आपकी सैलरी है 12 लाख रुपया, ठीक है। इस पर जो भी टैक्स टीडीएस कटना है वो टैक्स टीडीएस कट के आपके हाथ में पैसे आ गए। आपने अपने फादर से 10 लाख रुपया गिफ्ट लिया कि घर खरीदना है, तो आपने डाउन पेमेंट के नाम पर फादर से 10 लाख ले लिया, और इट इज नॉट ए लोन, क्योंकि फादर को आप पैसा लौटाओगे नहीं, फादर ने आपको दे दिया। अब आप जब अपना आईटीआर फाइल करोगे तो आईटीआर 1 सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, थोड़ा सा इंटरेस्ट इनकम होगा। तो आईटीआर 1 में आपने 12 लाख का डिस्क्लोज कर दिया।
ओके। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड पर दिखेगा कि आपके टोटल बैंक में इनफ्लो हुआ है 12 + 10 22 लाख का। ठीक है। बट आपने आरटीआर फाइल किया है सिर्फ 12 लाख का, तो इस सिनेरियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है कि इनफ्लो आपका ज्यादा है, आईटीआर आपने कम का भरा, तो इसका क्या रीजन है। तो इस केस में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम माय फादर, और any amount received from father or relative which is not taxable, but you have to give the explanation। लेकिन अगर आप अपने आईटीआर में डिस्क्लोज कर देते हो, लाइक आपको आईटीआर 1 ही चूज करना है, 12 लाख सैलरी में दिखाना है, और 10 लाख रुपया आपको गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव जो एग्जेम्प्टेड इनकम का एक कॉलम होता है वहां आप डिस्क्लोज कर देते हो, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी नोटिस ना भेजे। और अगर नोटिस भेजता है तो आप कह सकते हैं कि इट्स सेल्फ आई एम एक्सप्लेनिंग कि आई हैव डिस्क्लोज माई सैलरी इनकम, मैंने अपना सैलरी इनकम डिस्क्लोज किया हुआ था, साथ साथ मैंने अपना गिफ्ट इनकम भी डिस्क्लोज कर रखा है, इसलिए मेरे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। तो दोस्तों, पैसा आपका है, रिटर्न आपको भरना है, सोचना आपको है। पर मैं आपको प्रोफेशनली एडवाइस करूंगा कि गिफ्ट इनकम आपको कुछ भी मिलता हो तो आप इसे जरूर डिस्क्लोज करें। मोस्टली लोग एक दूसरा मिस्टेक करते हैं रेंटल इनकम का। जैसे मेरा एक पेरेंटल हाउस था, मदर फादर ने बनाया हुआ था, अब वो रहे नहीं तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम का हो गया और मैंने उसको रेंट पर लगाया हुआ है। रेंटल इनकम छोटा सा है, 5,000 10,000 12,000, और वो सारा का सारा पैसा मैं कैश में रिसीव करता हूँ, बैंक में नहीं लेता हूँ। तो इस केस में, या कभी कभी मैं बैंक में ले लेता तो लोग सोचते हैं कि अरे यार 10 12 हजार ही तो है, क्यों मैं इसको डिस्क्लोज करूँ, या कैश ले लेता तो इससे क्या पता चलेगा। डेफिनेटली नहीं पता चलेगा। लेकिन आप ये बताओ, जब आप उस हाउस प्रॉपर्टी को 2 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर बेचते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक सवाल पूछ सकता है, सर आप जो बेच रहे हो इस पर तो कैपिटल गेन लग गया, वेरी गुड, आप टैक्स दे रहे हो या एग्जम्पशन में ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले इस प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस था, क्योंकि आपने आज तक अपने आईटीआर में डिस्क्लोज ही नहीं किया कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था या लेट आउट था। और इनकम टैक्स को कहीं से ये भनक लग जाए कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट था, चाहे वो 5,000 का हो या 10,000 का, तो आपके ऊपर एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी रेंटल इनकम हो तो आप उसे जरूर डिस्क्लोज करें, आपकी टैक्स लायबिलिटी जरूर बनेगी, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय पर आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। कैपिटल गेन कितनी बार क्या होता है कि हमें कैपिटल गेन होता है, जिससे शेयर्स का, म्यूचुअल फंड का, तो कुछ लोग शेयर्स और म्यूचुअल फंड का भी कैपिटल गेन शो नहीं करते, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आपका शेयर और म्यूचुअल फंड का जो कैपिटल गेन है वो आपके पैन आधार से लिंक है, तो उसके आप छुपा नहीं सकते हो। हाँ, आपका कोई प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है 5 लाख 10 लाख का, उसको आप सेल करते हो, या आपने कोई गोल्ड सेल किया 1 2 लाख का, तो आप उसे छुपा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उसे भी डिस्क्लोज जरूर करें, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन कहीं और से आ गया तो ये मुसीबत आपके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्केपिंग ऑफ इनकम पर केस चला सकता है, इंटरेस्ट पेनल्टी और एक्स्ट्रा टैक्स आपसे रिकवर कर सकता है। लास्ट मिस्टेक लोग करते हैं एक्सेस डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम करना, लाइक जिस हेड या जिस सेक्शन में मेरे को डिडक्शन नहीं है या कम है, मैं उससे ज्यादा क्लेम करता हूं। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी 10 लाख लोगों को नोटिस भेजने पर उतारू है, और उन्होंने फाइंड आउट किया है कि ये जो डिडक्शन क्लेम किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। इसमें आर्मी के भी लोग हैं, पीएसयू के भी लोग हैं, और एमएसएमई बिजनेस ऑनर और बड़े बिजनेस ऑनर्स भी इंक्लूड हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास 80C में, जहां पर मुझे लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना होता है, एफडी में इन्वेस्ट करना होता है, अगर मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल पर मुझे पैसे खर्च करने होते हैं, अगर मैंने ईएलएसएस लिया हुआ है, पीपीएफ लिया हुआ है, या मेरा पीएफ है तो वहां पर इन्वेस्ट, तो लेट्स अज्यूम कि मेरा टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, और आप सबको पता है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन है, एक्चुअल मेरा कितना था, 50,000। अब मैंने क्लेम कर लिया 1.5 लाख। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर वो वेरीफाई करता है, जस्टिफाई हो जाता है कि मैंने एक्सेस क्लेम किया है, तो वो 1 लाख रुपया के ऊपर जितना मैंने टैक्स बचाया था, लाइक 30% से 1 लाख के ऊपर 30,000 रुपया बच गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले वो 1 लाख को डिसअलाउ करेगा,
30,000 वो प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, और पेनल्टी 200% तक भी जा सकता है। इसी तरीके से 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है, एक्चुअल में मैंने मेडिकल इंश्योरेंस परचेज ही नहीं किया, लेकिन मैंने क्लेम कर लिया 25,000 जो कि मैक्सिमम अलाउड है अगर मैं सीनियर सिटीजन के लिए नहीं ले रहा हूं तो। ठीक है। इसी तरीके से एच आर ए लाइक मैं 5,000 6,000 10,000 पे करता हूँ, लेकिन मैं क्लेम कर रहा हूँ 25,000 50,000, या मैंने पे ही नहीं किया, मैं अपने पेरेंट के घर में रहता हूँ या अपने सिबलिंग के घर में रहता हूँ, अब मैं पे ही नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं एच आर ए क्लेम कर रहा हूँ। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में होता है तो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रॉब्लम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जब अपना रिटर्न फाइल करें तो इन मिस्टेक्स से बचने का कोशिश करें, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकता है। और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अपना जो भी सवाल है उस सवाल को जरूर पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार, और आपके सवालों का हमें हमें इंतजार रहेगा।